में एक दो दिन से जो बारिश हो रही है उसकी जो तस्वीरें आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि दिल्ली एक बड़ा सा तालाब बन चुका है। सबसे अजीब बात यह है कि लोग इसके लिए मानसून को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि असल बात यह है कि ये नगरीकरण की समस्या है, ये म्युनिसिपैलिटी की समस्या है। सड़कों का जो हमारे यहाँ निर्माण हो रहा है वो एक तो फ्यूचरिस्टिक नहीं, फ्यूचरिस्टिक इन द सेंस कि वो जलवायु परिवर्तन के जो समस्याएं हैं उनको लेकर नहीं बनाया जा रहा है। जब उसकी जांच हुई, चूंकि वो वीआईपी रोड है एयरपोर्ट जाने की, तो मालूम पड़ा कि उन्होंने उसके लिए ड्रेनेज बनाया ही नहीं था। हमारा मीडिया मंद बुद्धि बालक है। हम मानसून के स्वागत के लिए हमारे देश में सबसे ज्यादा पर्व, हाँ बिल्कुल, सबसे ज्यादा सुंदरता गीत मानसून को लेकर, हम उन सबको छोड़कर विकराल, आतंक, कोहराम ये शब्द इस्तेमाल कर, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि मानसून को विभत्स बनाने वाला जो प्रशासन है हम उसको कोसें। डाउनटाउन में पूरी 23 किलोमीटर लंबी टनल देखी है मैंने शहर के बीच में, और वहां पे न तो कभी कोई एक्सीडेंट हुआ, न कभी कोई पानी भरता है। हमारे यहाँ क्यों भरता है? तो आगरा में भगवान टाकी का चौराहा है, वो सबसे ज्यादा व्यस्ततम चौराहा है, के ऊपर फ्लाईओवर बन गया। तो आप नीचे देखिएगा टेम्पो, टांगा, इक्का, बैटरी रिक्शा, इन सब का राज्य होता है। वहाँ पानी भरेगा ही भरेगा, उसकी कोई चिंता नहीं करता है। 1985 में बना गुजरात का पुल गिर गया, जबकि जो लोग इलाहाबाद में रहते हैं वो जानते हैं कि वहाँ पे तो 1700 कुछ का बना हुआ पुल है। पंकज जी, सबसे बड़ी बात यह कि इस पुल को लेकर के लगातार 3-4 सालों से प्रशासन को लिखा जा रहा था, बताया जा रहा था कि इस पुल में वाइब्रेशन हो रहे हैं, इसको मेंटेन की जरूरत है, लेकिन कभी प्रशासन ने कोई उसमें दखल ही नहीं दिया, कभी कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो हम लोग क्या है कि छलनी में दूध देते हैं, कर्मों को दोष देते हैं। इस मानसून का स्वागत हमको दिल खोल करना चाहिए, जिसकी बारिश में भीग कर हमको तृप्त होना चाहिए। उस बारिश को आधुनिकीकरण ने, कथित इंजीनियरिंग ने नरक बना दिया। हमारे जो दर्शक हैं वो एक चीज जान लें, बाढ़ जो है, बाढ़ कभी भी भयावह नहीं होती है। बाढ़ एक किसी भी नदी के जिंदा रहने का प्रतीक है। कुएं को हमने भर दिया, तालाब में मकान बना लिए, फिर बोले चलो नदी का रास्ता बंद कर दें। फिर नदी का रास्ता जब बंद हो जाता है तब हम हाय हाय करते हैं जो वो हमारे घर में घुस जाती है। पर्यटकों के लिए जो चीजें बना रहे हैं उससे आप रिवर बेड को खत्म कर रहे हैं। क्या समझते भी हैं हमारे नीति निर्माता कि रिवर बेड का क्या महत्व है, नदी के लिए, शहर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? कई 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है सड़क को रिपेयर करना। हम जलवायु परिवर्तन के अनुरूप सड़कें क्यों नहीं बना रहे? जब आपको मालूम है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर 45 डिग्री पर जाकर डामर या कोलतार की सड़कों को नुकसान होगा। इस तरीके से सड़कें टूट रही हैं जैसे कागज की सड़कें बनी। जाने के लिए 8 बजे घर से निकलता हूँ और 1.25 घंटे जाम में फंसा रहता हूँ, और मेरी ये तय है कि अब मैं ऑफिस पहुंचूंगा, मेरी एब्सेंट लगेगी, आप पे कटेगी, तो मेरे ब्लड प्रेशर बढ़ना, एंजाइटी होना, ये होगा ही। रास्ते में किसी ने मुझको गाड़ी छुआ दी तो मैं उससे झगड़ा भी करूंगा। लगातार हॉर्न की आवाज जिस इलाके में 4 घंटे चीखेगी तो वहां रहने वाले क्या कुत्ते विक्षिप्त नहीं हो जाएंगे? और ये सारा प्रदूषण का ही खतरा है, और कोई इसको भांप भी नहीं पा रहा कि ध्वनि प्रदूषण के और ये जो इवन लाइट का जो प्रदूषण है इसके क्या नुकसान। जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है हमारा अक्रॉस द स्टेट, उसकी नीयत क्या है, उसका रवैया क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है। मध्य प्रदेश के जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं राकेश सिंह, वो कह रहे हैं कि जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे बनते रहेंगे। देखिए कितना सुंदर एटीट्यूड। श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो महल है उससे 600 मीटर दूर पे एक सड़क 15 फीट अंदर घुस गई, और वो सड़क अभी 1 महीने पहले बनी थी 3.5 करोड़ रुपए लागत से, और उस सड़क की गारंटी 3 साल की थी। सड़क टूटती रहती है, बनती रहती है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कमीशन का नाम रहेगा। कि किस तरीके की निर्लज्जता है, मतलब अखबारों में दिख जा रहा है, सोशल मीडिया में दिख जा रहा है, लेकिन आप कभी नितिन गडकरी जी के मुंह से नहीं सुनेंगे, कभी किसी अन्य राज्य के पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर के मुंह से नहीं सुनेंगे, अन्य चीफ मिनिस्टरों के मुंह से नहीं सुनेंगे कि सड़कें क्यों टूट रही और इतनी रफ्तार से टूट रही, इतनी रफ्तार से बह रही। और सारी ये पुल तो फिलहाल 43 साल चल गया, लेकिन बाकी सड़कें देखिए पहली बार ओपन ही नहीं हो पाई, इनॉग्रेशन ही नहीं हो पाया और सड़कें टूट गई। आप देहरादून से यदि दिल्ली आते हैं तो कम से कम 5 जगह पे अंडर कंस्ट्रक्शन सड़क है जहां पर घुटने घुटने पानी भरा हुआ है, लेकिन आपको वहां पर टोल देना ही देना है। अगर तकनीक आपके पास नहीं है, आप असक्षम है, अक्षम है, तो आप दुनिया के अन्य देशों में जाइए, तकनीक सीखिए, और सीख भी रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ पर उसको रेप्लिकेट नहीं करते हैं कभी। हमारे जाते हैं ना, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया था कि जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो साल में 8 बार चीन में विकास देखने जाते थे। यदि आप मानसून से प्रेम करते हो तो कम से कम अपने घर की हर दिन 2 या 3 पॉलीथीन को नाली में फेंकना बंद कर दो। शायद इससे आपके मोहल्ले की यदि 5000 पॉलीथीन 1 महीने में नाली में जाना बंद हो जाएंगे तो हो सकता है पानी सुरक्षित रहना शुरू हो जाए।
पर जब उनको व्हाट्सएप पे फुर्सत मिलेगी, जब जो है अलग अलग किस्म के खास किस्म के झंडे फहराने से फुर्सत मिलेगी, अपनी छतों में दीवारों में लगाने से फुर्सत मिलेगी, तब तो वो करेंगे। एक हदीस में हजरत मोहम्मद ने लिखा हुआ है कि भले ही आप नहर के किनारे बैठे हों, लेकिन पानी की एक बूंद भी जाया नहीं करना चाहिए। तब एक लोटा गंगा जल पैदल चल के 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर लेके आना, मतलब कि उस जल का महत्व है कि कितना कीमती है जल। कि लोग जो है वहां से एक बोतल जल लेकर के आते हैं और उसको दशकों तक सुरक्षित रखते हैं, और अपने घर का सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं, बारिश का पानी बर्बाद कर देते हैं, नालियों में उड़ेल देते हैं, और उस 1 लीटर पानी को दशकों तक याद रखते हैं। ये पवित्रता की अवधारणा की तो कमी। टेम्स को उन्होंने वैसे पवित्र नहीं माना जैसे गंगा को माना गया हमारे यहाँ, लेकिन टेम्स आज भी सुरक्षित है। आप देखिए क्या साबरमती को इन्होंने अरावली हिल्स से लेकर के खंबात की खाड़ी तक संभाला है। आपने बस छोटे से स्पेस में उसको संभालने की कोशिश की। आपको देखना पड़ेगा कि वो अरावली से निकली हुई है और वो खंबात की खाड़ी तक जाती है, उसकी क्या स्थिति है। अगर आपने उसकी पूरी हेल्थ को अच्छे से देखा है तो वहां कोई दिक्कत नहीं, रिवर बेड में बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, साबरमती में साबरमती का पानी नहीं है। जब किसी को झूला उला झुलाना होता है तब नर्मदा से पानी लाके उसमें डाला जाता है। कोई राजनेता, कोई सरकार ये कहती है कि मैं तालाब और नदी का सौंदर्यीकरण कर रही हूँ, इसका मतलब है कि वो आपको धोखा दे रही है और वो उसकी जमीन को कब्जा करना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं इंडिया क्लाइमेट चेंज.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार पंकज जी, मानसून आ चुका है, काफी दिन हो गए मानसून आए हुए, और मानसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जगह जगह बारिश हो रही है। अभी दिल्ली में 1-2 दिन से जो बारिश हो रही है उसकी जो तस्वीरें आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि दिल्ली एक बड़ा सा तालाब बन चुका है, जहां ना जल निकासी है और ना ही कोई अन्य व्यवस्था है। गाड़ियां जहां खड़ी हैं वहां खड़ी हैं। सबसे अजीब बात यह है कि लोग इसके लिए मानसून को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि असल बात यह है कि ये नगरीकरण की समस्या है, ये म्युनिसिपैलिटी की समस्या है। आपको क्या लगता है पंकज जी? ये मसला अकेले दिल्ली का नहीं है। दिल्ली के बगल में सटे हुए गाजियाबाद को ले लो, गुड़गांव को ले लो, नोएडा को ले लो, या फिर पलवल को ले लो, या बगल में खुर्जा को ले लो। तो छोटे कस्बे भी हैं। देखिए हुआ क्या रहा है कि दो चीजें हैं कि मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे कहा जाता है, जिसको सबसे आधुनिकतम मार्ग कहा जाता था, या जो आगरा को जोड़ने वाला दिल्ली का यमुना एक्सप्रेस वे हो, जहां जाके आगरा में जाकर मिलता है। आप कोई भी सड़क ले लीजिए, सड़कों का जो हमारे यहाँ निर्माण हो रहा है वो एक तो फ्यूचरिस्टिक नहीं, फ्यूचरिस्टिक इन द सेंस कि वो जलवायु परिवर्तन के जो समस्याएं हैं उनको लेकर नहीं बनाया जा रहा है। आप देखिए, जब कभी भी किसी भी शहर में, लखनऊ में भी पानी भरता है तो दो आंकड़े जारी होते हैं। पहला चीज, पिछले 110 साल में अचानक इतना पानी बरस गया, यानी हमको अपनी चमड़ी बचानी। दूसरा भी, नाले साफ नहीं थे। दो का अब 110 साल पहले भी तो बरसा था पानी हमारा। जब आपको आज से 10 साल पहले मालूम था कि जलवायु परिवर्तन के दौर में एक्सट्रीम वेदर और स्पॉन्टेनियस होगा, कुछ पल में तेज बारिश होगी। अब आप देखिए ना, इस साल आषाढ़ से पहले ही मानसून आ गया था। मानसून का फर्स्ट स्पेल तो 1.5 महीने पहले चला गया था, फिर आषाढ़ सूखा चला गया। ठीक है ना? तो ये जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां हैं, उसके लिए न तो हमारे शहर तैयार हैं, न गांव तैयार है। अब आप देखिए कि भोपाल, वहां पर कई हजार करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पे खर्च हो चुके हैं। वहां पर 2 फ्लाईओवर बने तो कई फ्लाईओवर, उसमें से एक फ्लाईओवर की तो बड़ी चर्चा है कि उसका मोड़ 90 डिग्री का बना दिया था। बाद में उस पर यातायात अभी शुरू नहीं हुआ, उसकी जांच हो रही है पूरा पुल बनने के बाद। लेकिन जो 2 पुल बने, एक वीर सावरकर पथ बनाया गया 3.5 किलोमीटर लंबा, और एक और पुल बनाया गया नेक टू नेक। और जब पहली बरसात हुई वहां पे परसों, तो दोनों पुलों के बीच की जो जगह थी वहां पर कम से कम 8 से 10 फुट पानी था, और उसके कारण दोनों पुलों पे कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जब उसकी जांच हुई, चूंकि वो वीआईपी रोड है एयरपोर्ट जाने की, तो मालूम पड़ा कि उन्होंने उसके लिए ड्रेनेज बनाया ही नहीं था। और जो बीच का रोड का डिवाइडर था
उसने उस हम्म, पानी को रोकने का काम कर दिया। जिस हम्म, पानी को हम एकत्र करके रिचार्ज के लिए काम ला सकते हैं, हम्म, वो पानी हमारे लिए आफत बन जाता है। मानसून जो है ऊपर वाले की कायनात की सबसे खूबसूरत देन है, आशीर्वाद है। जिन शहरों में एक महीने पहले एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं, वो शहर जो है वो एक बरसात में जब डूबने लगते तो मानसून का कहर, मानसून ने ये कर दिया, विकराल रूप। आप देखिए, हमारा बिल्कुल। मीडिया अ, मंद बुद्धि बालक है। हम मानसून के स्वागत के लिए हमारे देश में सबसे ज्यादा पर्व, हाँ, बिल्कुल। सबसे ज्यादा सुंदरता गीत हम्म, मानसून को लेकर, हम उन सबको छोड़कर विकराल, आतंक, कोहराम ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हम्म, हम ये नहीं चाहते हैं कि मानसून को विभत्स बनाने वाला जो प्रशासन है, हम उसको हम्म, कोसें। पूरे देश में हर जगह अंडरपास और फ्लाईओवर हम्म, इस मानसून में असफल होते ही है। क्यों होते हैं? मैंने इजिप्ट की राजधानी कायरो में, हम्म, वहां का जो ओल्ड सिटी है, जैसे अपने यहाँ चांदनी चौक है, वहाँ डाउनटाउन है। डाउनटाउन हम्म, वहाँ बहुत बड़ा है, बड़ा मार्केट है। हम्म, डाउनटाउन में पूरी 23 किलोमीटर लंबी टनल देखी है मैंने, शहर के बीच में। और वहां पे न तो हम्म, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ, न कभी कोई पानी भरता है। हमारे यहाँ क्यों भरता है पानी? एक चीज जो क्या बड़ी खूबसूरत है ना, आप देखेंगे कि भारत में जब फ्लाईओवर बनता है तो फ्लाईओवर का जो नीचे का हिस्सा रहता है ना, हम्म, उसको ग्रांटेड यानी उपेक्षित मान लिया जाता है। वहां पर आप अतिक्रमण कर सकते हो, वहां नाली खोद सकते हो, वहां पे मकान बना के रह सकते हो, वहां कभी सफाई नहीं होगी। यानी कभी आप बिल्कुल। जैसे आगरा जाओ, तो आगरा हम्म, में जो भगवान टाकी का चौराहा है वो सबसे ज्यादा व्यस्ततम चौराहा है। उसके ऊपर फ्लाईओवर बन गया, तो आप नीचे देखिएगा टेम्पो, टांगा, इक्का, बैटरी रिक्शा, इन सब का राज्य होता है। वहां पानी भरेगा ही भरेगा, उसकी कोई चिंता नहीं करता है। तो ये जो त्रासदी है नागरिक अनियोजित नगरीकरण की, हमारे यहाँ जो हम्म, असफल इंजीनियर्स हैं, हम्म, आप देखिए कि 1985 में बना गुजरात का पुल गिर गया, 11 लोग मर गए, लेकिन अखबार में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो मुख्य खबर नहीं बन पा रहा है। जबकि जो लोग इलाहाबाद में रहते हैं वो जानते हैं कि वहां पे तो 1700 कुछ का बना हुआ पुल है, अंग्रेजों का बनाया हुआ। हाँ, सही वो बात। आज और भी ये चल रहा है। और ये कुल 43 साल पुराना पुल है। और पंकज जी, सबसे बड़ी बात ये कि इस पुल को लेकर के लगातार 3-4 सालों से प्रशासन को लिखा जा रहा था, बताया जा रहा था कि इस पुल में वाइब्रेशन हो रहे हैं, इसको वजह मेंटेनेंस की जरूरत है। लेकिन लेकिन कभी प्रशासन ने कोई उसमें दखल ही नहीं दिया, कभी कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो पुल गिर अब गया। वो जो है हमारे हमारे देहात के अंदर एक कहावत है ना कि चलनी में दूध दोहो और कर्मों को दोष दो। समझ रहे हैं ना? तो हम लोग क्या बिल्कुल। है कि छलनी में दूध देते हैं, कर्मों को दोष देते हैं। इस मानसून का स्वागत हमको दिल खोल के करना चाहिए, जिसकी बारिश में भीग कर हमको तृप्त होना चाहिए। उस बारिश को आधुनिकीकरण ने, कथित इंजीनियरिंग ने नरक बना दिया है। नरक, लिटरली। ये और हम दोष मैं तो देंगे मानसून को मानसून। मानसून को दोष देंगे। मैं ये पूछ रहा था कि दिल्ली में हालत है क्या? मतलब अखबारों से बिल्कुल नदारद है, कहीं नहीं किसी अखबार में, मतलब एक्चुअल कम से कम क्या मेरे होता है पास जो कि अखबार है। कल का मैं आपको बताऊं कि जो दिल्ली का सबसे चौड़ा सड़क कहलाता है NH 9, जो हम्म, सराय काले खां के तिराहे से लेकर और मेरठ को जोड़ता है, कल उसके ऊपर कई किलोमीटर लंबा जाम था। मैं एक सबसे बड़ी चौड़ी सड़क की बात बता रहा हूँ। बाकी हम्म, शहर की सड़कें तो तालाब थी। देखिए क्या है कि दिल्ली में या लखनऊ में या हम्म, पटना में हम्म, जल भराव का मूल कारण क्या है? देखिए क्या है कि ये जितने शहर बसे ना, नदियों के किनारे बसे, नदियों के दोनों तरफ बसे। हम्म, और जब हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने जब इन शहरों को बसाया था, तो एक कटोरे के रूप में बसाया था। बीच में नदी है और इस हम्म, ढाल में
मकान है, और इस ढाल के एक तरफ पहाड़ है, कुछ बीच में तालाब है। होता यह था कि जब पानी बरसता था तो पूरा पानी नदी में जाता था। अब नदी को जाने का जो नैसर्गिक रास्ता है, जो नेचुरल फ्लो है, उसको हम लोगों ने कंक्रीट के जंगलों से बंद कर दिया। जो नदी का कछार होता है, कछार यानी जहां नदी छार लेके आती है और बिछा देती है, जिसको हम रिवर बेड भी कह सकते हैं, जहां पर अधिकतम नदी का विस्तार होता है, वो एक ऐसी जगह होती है जो नदी की जान होती है, नदी की जहां पे सांस लेती है। कोई नदी जिंदा है, वो उसका प्रभाव ये होता है कि जब वो कछार में पूरी फैल जाती है। कछार की खासियत थी कि कछार जो केवल जो है खरबूजा, ककड़ी, बेल उगाने के अस्थाई खेत के रूप में काम आता है। जब नदी अपने रास्ते को सिकोड़ ले तो जो खाली जगह है उसके ऊपर आप ही काम कर ले, ठीक है। उसके अंदर केंचुआ होगा, उसमें बहुत सारे सूक्ष्म ऐसे कीटाणु होते हैं जो नदी के पानी को स्वच्छ रखते हैं, ठीक है। भगवान ने क्या बोला था? नदी आई, नदी अपने साथ मिट्टी लेके आई, चिकनी मिट्टी लाई पहले, रेत नीचे, ऊपर चिकनी मिट्टी है। अब वो चिकनी मिट्टी को आप क्या करेंगे? जब मानसून खत्म हो जाएगा तो उसका गणपति बनाएंगे, उसका देवी की प्रतिमा बनाएंगे, पूजा करेंगे और फिर नदी में विसर्जित कर देंगे। लेकिन हमने उस मिट्टी को इकट्ठा करने की जगह क्या किया? पीओपी लगाया और नदी में विसर्जित किया, तो नदी को भी बर्बाद किया, उसके कछार को बर्बाद किया, उसकी पवित्रता को बर्बाद किया। देखिए, हमारे जो दर्शक हैं वो एक चीज जान लें, बाढ़ जो है, बाढ़ कभी भी भयावह नहीं होती है। बाढ़ एक किसी भी नदी के जिंदा रहने का प्रतीक है। जो बाढ़ होती है वो उस नदी की जो इम्प्योरिटीज हैं, जो छोटे मोटे प्रदूषण हैं, जो मरे हुए जानवर हैं, जो छोटे मोटे पत्थर हैं, कंकड़ हैं, उन सबको बहा के ले जाती है। नदी की पवित्र का प्रतीक है बाढ़। यदि किसी नदी में बाढ़ आती है तो वो जिंदा नदी है। क्योंकि बाढ़ के क्षेत्र में हमने मकान बना लिया, बाढ़ के क्षेत्र में हमने खेती कर ली। बाढ़ का क्षेत्र खेती करने के लिए नहीं है, वो तीसरी फसल उगाने के लिए, वो भी कौन सी? बेल वाली, वल्लरी वाली। ग्रामीण क्षेत्र में भी देखिए, गांव में कभी भी जो गांव है, कभी नदी के पास नहीं बसता है। नदी से 1.5-2 किलोमीटर दूर बसता है। हर दिन कोई नदी पे नहीं जाता है। नदी पे वार त्योहार, जीना मरना, उसका स्नान नदी पे होगा। वरना नदी तू अविरल बहती रहे, तेरे को दूर से राम राम। नदी अच्छी बहती है तो नदी और बस्ती के बीच का जो तालाब होता है उसमें जल बना रहता है। और नदी और बस्ती के बीच का तालाब जब बना रहता है तो बस्ती के बीच का जो कुआं होता है, जोहड़ वो बना। होती है, वो पानीदार रहती है। ये एक तंत्र है, ये पिरामिड। लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया यार, सीधे नदी को खाए, कुएं और तालाब, कुएं को हमने भर दिया, तालाब में मकान बना लिए। फिर बोले चलो नदी का रास्ता बंद कर दें। फिर नदी का रास्ता जब बंद हो जाता है तब हम हाय हाय करते हैं जब वो हमारे घर में घुस जाती है। और बिल्कुल। फिर आप और देखिए हो क्या रहा है दिल्ली में, जो ये गांधीनगर वाला इलाका है पूरा, ये पूरा यमुना के कछार पे है। अक्षरधाम से लेके जो ये पूरा यमुना के कछार पे है। आप लोगों को बताऊं कि ताजमहल को उस जगह पर बनाने का एक कारण था कि ताजमहल के जो जिस आधार पे वो टिका हुआ है, वो आधार तब तक जीवंत रहेगा जब तक यमुना का शुद्ध पानी रहेगा। जब तक पानी रहेगा तभी तक उसकी नींव है। तो पानी कभी भी इस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाता है। जिस तरीके यदि से उसको डीमन बना दिया गया, उसको डीमन बेसिकली बनाया गया है मीडिया में। मानसून को भी डीमन बना दिया, नदियों के उफान को डीमन बना दिया गया, नगरीकरण में जो समस्याएं उन पर दोष नहीं दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन की समस्याओं पर दोष नहीं दिया गया, और सबसे ताज्जुब की बात है कि इन पर कभी कोई चर्चा भी नहीं की जाती। अच्छा पंकज जी, आप देखिए कि मकान तक तो सीमित था कि चलिए नदी के किनारे कुछ लोगों ने मकान बना लिए। मुझे नहीं लगता कि इतनी
मतलब सैकड़ों किलोमीटर लंबी रिवर बेड है, उसको कुछ मकानों से दिक्कत होगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं आप, जो रिवर फ्रंट बना दिया आपने, रिवर फ्रंट है। पर्यटकों के लिए जो चीजें बना रहे हैं, उससे आप रिवर बेड को खत्म कर रहे हैं। क्या समझते भी हैं हमारे नीति निर्माता कि रिवर बेड का क्या महत्व है नदी के लिए, शहर के लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए क्या है कि हम लोग टेम्स की तुलना करने लगते हैं, हाँ। लेकिन टेम्स नदी का जो जियोलॉजी है वो क्या है? मैंने काहिरा में, कायरो शहर में नील नदी हम्म। के ऊपर लगभग 22 किलोमीटर लंबा पूरा देखा है, उसमें क्रूज भी चलते हैं। हम्म। लेकिन आप लोग मालूम क्या, उसके आसपास एक पॉलीथीन फेंकने पे भी आपको जेल हो जाएगी। ठीक है ना, नील नदी का प्रवाह किस तरीके का है। तो हम दूसरे से, देखिए हमारे यहाँ क्या है, कोई भी जो जमीन है वो रियल इस्टेट है, हम्म। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो नदी से जमीन निकले चाहे तालाब से निकले। अच्छा, दूसरा हम्म। मैं आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूं। अभी हम्म। 1 महीने पहले घोषणा हुई कि हम उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करेंगे और उसमें कई सौ करोड़ का बजट दे दिया। ये हर हम्म। साल होता है। हम्म। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि बरसात में जो कोलतार की सड़कें हैं वो टूटेंगी और पाथ होल बनेंगे। हम्म। इसीलिए इस समय उसको किया जाता है कि आपने कागजों पे पुताई की। मैं गाजियाबाद में कई जगह देखता हूँ कि उन्होंने क्या हम्म। किया था, बरसात के पहले उसके अंदर कहीं से ये मिट्टी का मलबा लाए और भर दिया। वो जाहिर है ऑन रिकॉर्ड बोल दिया होगा और सड़क को हमने दुरुस्त कर दिया है। और अब आपको बोलने हो जाएगा, तेज बरसात हुई तो गड्ढा फिर से हम्म। बड़ा हो गया। ये धंधा बिल्कुल। है, कई सौ करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है सड़क को रिपेयर करना। हम जलवायु परिवर्तन के अनुरूप सड़कें क्यों नहीं बना रहे? जब आपको मालूम है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर 45 डिग्री पर जाकर डामर या कोलतार की सड़कों का नुकसान होगा। जब आप उस सड़क को बनाने का जो मॉडल वेस है, मॉडल तरीका क्या होता है कि आपने जो हार्ड स्टोन होते हैं उसको कंक्रीट के साथ में रोलर चलाया। रोलर चलाने के बाद उससे शक्कर चले, जिससे उसकी पूरी डस्ट को सोख लिया जाए। उसके बाद में उस पर कोलतार की लेयर आए। आपने किसी सड़क पे शक्कर चलते हुए देखा ही नहीं होगा, हेवी रोलर चलते हुए नहीं देखा होगा। हम्म। तो हम कौन सा स्टोन उसमें यूज करते हैं, रेड स्टोन कर रहे हैं कि ग्रेवल स्टोन कर रहे हैं, आप देख लीजिए। तभी एक झटके में, एक बार में, अभी जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना है वो 15 जगह से अंदर धंस गया। ऐसे सड़क ऐसे टूट रहे हैं जैसे कागज के बने हो। इस तरीके से सड़कें टूट रही हैं जैसे कागज की सड़कें बनी हो, बह जा रही। टेक्नोलॉजी हम लोग, कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी हम लोग इस चीज को अभी तक जो जलवायु परिवर्तन का संकट है उसको समझ ही नहीं रहे हैं। जलवायु हम्म। परिवर्तन आपके शहरीकरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, अकेले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ह्यूमन बिहेवियर के लिए भी। अब आप सोचिए बिल्कुल ना कि ठीक। मैं यदि 8 बजे, 9 बजे ऑफिस जाने के लिए 8 बजे घर से निकलता हूँ और पौने 2 घंटे जाम में फंसा रहता हूँ, और मेरी ये तय है कि अब मैं ऑफिस पहुंचूंगा तो मेरी एब्सेंट लगेगी, हाफ पे कटेगी, तो मेरे हम्म। ब्लड प्रेशर बढ़ना, एंजाइटी हम्म। होना, ये होगा ही। रास्ते में किसी ने मुझको गाड़ी छुआ दी तो मैं उससे झगड़ा भी करूंगा। हम्म। ये ना, आप ये सोचिए कि आपकी जो एक गलती है वो ह्यूमन बिहेवियर पर, पूरे नेचर पर, जिन इलाकों में यदि 3-3 घंटे जाम हो रहा है, जहां पर ईंधन जलने का धुआं फैल रहा है, तो वहां का वायु प्रदूषण नहीं होगा? क्या वहां रहने वाले पशु पक्षी सामान्य रह पाएंगे? लगातार हॉर्न की आवाज जिस इलाके में 4 घंटे चीखेगी, तो वहां रहने वाले क्या कुत्ते विक्षिप्त नहीं हो जाएंगे? और यही हो रहा है अब अब देखिए, ये जगह जगह पर यही सुनाई पड़ जाहिर है, रहा है कि बिल्कुल यही सही होता है। बात है। हम्म। पक्षी नहीं मिल और रहे हैं आपको। बिल्कुल, और ये सारा प्रदूषण का ही खतरा है, और कोई इसको भांप भी नहीं पा रहा कि ध्वनि प्रदूषण के और ये जो इवन लाइट का जो प्रदूषण है इसके क्या नुकसान। जो आप जो सड़कों की बात कर रहे थे, तो आप ये तो देखिए कि मतलब जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है हमारा अक्रॉस द स्टेट, उसकी नीयत क्या है, उसका रवैया क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है।
मध्य प्रदेश के जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं राकेश सिंह, वो कह रहे हैं कि जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे बनते रहेंगे। देखिए कितना गड्ढे सुंदर बनते एटीट्यूड। मतलब शर्म नहीं आती कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी में मंत्री हैं, और आप ऐसी बात कर रहे हैं कि सड़कें रहेंगी तो गड्ढे बने रहेंगे। आप किस लिए मैं हैं भी फिर? आपको मध्य प्रदेश के पिछले हफ्ते की ग्वालियर की घटना बताता हूँ। जी। श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो महल है, उससे 600 मीटर दूर पे एक हम्म। सड़क 15 फीट अंदर घुस गई, और वो सड़क अभी 1 महीने पहले बनी थी, 3.5 करोड़ रुपए लागत से, और उस सड़क की गारंटी 3 साल की थी। मैं हम्म। आपको उदाहरण बता रहा हूँ मध्य प्रदेश का, ये स्थिति है। भोपाल की, ग्वालियर की, आप जिस शहर की बात करें, एक्चुअल क्या है कि ये जो है जैसे कि शिवराज सिंह चौहान थे, तो सबको मालूम था कि दिलीप बिल्डकॉन उसमें अमीर हो गया। हम लोगों ने दिग्विजय सिंह को बदनाम किया कि मिस्टर बंटाधार, सड़कें टूटी हैं, तो उन्होंने अंधाधुंध खूब सड़कों के ठेके दे दिए। सड़क टूटती रहती है, बनती रहती है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कमीशन का नाम रहेगा। तो भारत की, यानी क्या है कि हमारी मानसिकता वो है कि पूरी भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जिसपे हम चौथी, पांचवी, छठी पे आ रहे हैं, वो केवल हम्म। सर्विस सेक्टर पर तो चल ही रही है। आप ये सोचिए कि किस तरीके की निर्लज्जता है। मतलब अखबारों में दिख जा रहा है, सोशल मीडिया में दिख जा रहा है, लेकिन आप कभी नितिन गडकरी जी के मुंह से नहीं सुनेंगे, कभी किसी अन्य राज्य के पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर के मुंह से नहीं सुनेंगे, अन्य चीफ मिनिस्टरों के मुंह से नहीं सुनेंगे कि सड़कें क्यों टूट रही और इतनी रफ्तार से टूट रही, इतनी रफ्तार से बह रही, और ये पुल तो फिलहाल 43 साल चल गया, लेकिन बाकी सड़कें देखिए, पहली बार ओपन ही नहीं हो पाई, इनॉग्रेशन ही नहीं हो पाया और सड़कें टूट गई। हाँ, 45 दिन नहीं चली महाराज जी के सामने की सड़क, तो देहरादून हाँ। एक्सप्रेस वे तो शुरू ही नहीं हो पाया। और उसकी जो लागत है, हम्म। लागत उसकी जो है लगभग 43 करोड़ रुपए पर किलोमीटर, ऐसा कुछ लागत है उसकी। बहुत हैवी लागत की सड़कें हैं। बताइए। और कोई तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अंधाधुंध कोई अंधाधुंध अकाउंट। पैसे वसूलेंगे। आप देहरादून से यदि दिल्ली आते हैं, तो कम से हम्म। कम 5 जगह पे अंडर कंस्ट्रक्शन सड़क है, जहां पर घुटने घुटने पानी भरा हुआ है, लेकिन हम्म। आपको वहां पर टोल देना ही देना है। सड़कों का हम दोष देते हैं, ट्रक ओवरलोडेड है, एक चीज। हम्म। तो भाई आपने सड़क 20 टन के हिसाब से क्यों नहीं बना ली? आपको डॉक्टर ने मना किया था क्या कि मैं 16 टन वाली सड़क ही बनाऊंगा? हम अपना दोष नहीं जानते कि हमने सड़कों के जो कर्व्स हैं उनको प्रॉपर नहीं किया। सड़कों के आसपास जो ड्रेनेज है उस पे कभी चिंता नहीं की। हमने सड़कों का रेगुलर मेंटेनेंस पे हम बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं पंकज जी, करते? पंकज जी, आज तो विश्व पूरा खुला हुआ है। आपको अमेरिका जाना है तो आपको उसके लिए जहाज से नहीं जाना पड़ेगा, शिप से नहीं जाना पड़ेगा, 1 महीने की 1.5 महीने की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। आप जाइए। अगर अगर तकनीक आपके पास नहीं है, आप असक्षम है, अक्षम है, तो आप दुनिया के अन्य देशों में जाइए, तकनीक सीखिए, और सीख भी रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ पर उसको रेप्लिकेट नहीं करते हैं कभी। हमारे जाते हैं ना, आप हर साल हर राज्य के मंत्रियों का हिसाब किताब देखो, फला राज्य के विकास को देखने हम जा रहे हैं, लेकिन वो विकास को कैसे देखते हैं मुझे नहीं मालूम। वो तो सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया था कि जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो साल में 8 बार चीन में विकास देखने जाते थे। तो है ना, तो सुब्रमण्यम ऐसा ही विकास स्वामी। देखते हैं वो। है ना? तो लोगों का, देखिए, दुर्भाग्य ये है कि हम तो अपने दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को ये कहना चाहेंगे कि भाई मानसून को इज्जत करना सीखो। यदि आप मानसून से प्रेम करते हो, तो कम से कम अपने घर की हर दिन 2 या 3 पॉलीथीन को नाली में फेंकना बंद कर दो। शायद इससे आपके मोहल्ले की यदि 5,000 पॉलीथीन 1 महीने में नाली में जाना बंद हो जाएंगे, तो हो सकता है पानी सुरक्षित रहना शुरू हो जाए। पानी को बचाना शुरू करो। जहाँ पे स्टॉर्म वाटर इकट्ठा होता है, वहां पर हम्म। कम्युनिटी से या लोकल जो निकाय है उससे बोल हम्म। के वहां पर वाटर रिचार्ज का अरेंजमेंट करा लो। भाई जहाँ पे स्टॉर्म वाटर भर रहा है, क्या वहां पर पाइप्स डालकर बीच में ग्रेवल करके उस पानी को जमीन में तत्काल उतारने की व्यवस्था नहीं की जा सकती? मुझे लगता है वो सामान्य टेक्नोलॉजी होगी, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। तो वो स्टॉर्म वाटर यदि नाली में मिलके गंदा पानी बन जाए, उससे बेहतर है कि हम स्टॉर्म वाटर को अपनी कॉलोनी में ही कलेक्ट करने की कोशिश करें। क्यों नहीं कर पाए?
पर जब उनको व्हाट्सएप से फुर्सत मिलेगी, जब जो है अलग अलग किस्म के खास किस्म के झंडे फहराने से फुर्सत मिलेगी, अपनी छतों में दीवारों में लगाने से फुर्सत मिलेगी, तब तो वो करेंगे। और शायद ये उसके लिए देर देर हो दुर्भाग्य है चुकी ना। है। हम लोग जो कांवड़ यात्रा क्या है, कांवड़ यात्रा वास्तव में जलाभिषेक था। हम जलाभिषेक था, गंगा के बिल्कुल। पवित्र गंगा के पवित्र जल को लेकर आते थे और कहते थे गंगा के जल की एक बूंद यदि हमारे स्थानीय जल स्रोत में मिल जाती तो वो भी गंगा जल हो जाता। हम्म। तो हम वो पवित्र जल को लेकर आते थे और अपने यहाँ जलाभिषेक करते थे। ये जल को पूजने का, जल के महत्व का, जल की ताकत का उत्सव हुआ करता था। और क्योंकि 98 99 चातुर्मास में, 99% लोगों है को ना, पता ही नहीं होगा कि किस लिए किया जा रहा है। वो तो बस कांवड़ से ये समझते हैं कि कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, इसका मतलब हम्म, फसाद शुरू हो गया है, जगह जगह मार पिटाई शुरू हम्म। हो गई है, गाड़ियां टूट रही हैं। बस यही सुनाई पड़ रहा है। तो कल्चरल। जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। हम हम्म। पानी को याद दिलाता है हर समय। हमारे जो लोक पर्व है, आप हम्म। देखो पानी को संभाल के रखना है। कब? जब ऊपर से बरसात हो रही है। एक हम्म। हदीस में हजरत मोहम्मद ने लिखा हुआ है कि भले ही आप नहर के किनारे बैठे हों, लेकिन पानी की एक बूंद भी जाया नहीं करना चाहिए। ऐसे ही ये जो पर्व था, भरे सावन में, भरे सावन में जब ऊपर से जम के पानी बरस रहा है, तब एक लोटा गंगा जल पैदल चल के 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर लेके आना, मतलब कि उस जल का महत्व है कि कितना कीमती है जल। और अपने गांव आया और मैंने शिव के मंदिर पर अपने कुएं पे डाला और बोला तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। मैं पर समाज एक के लिए चीज, गया था। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, ये पर जो आपको लगता ये नहीं कि ये इसमें मान इसमें प्रॉब्लम नहीं समझ में आती है आपको कि लोग जो है वहां से एक बोतल जल लेकर के आते हैं और उसको दशकों तक सुरक्षित रखते हैं, और अपने घर का मतलब सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं, बारिश का पानी बर्बाद कर देते हैं, नालियों में उड़ेल ट्रू, देते हैं, और उस ट्रू। 1 लीटर पानी को दशकों तक याद रखते हैं। ये पवित्रता की अवधारणा की तो कमी। टेम्स को उन्होंने वैसे पवित्र नहीं माना जैसे गंगा को माना गया हमारे यहाँ, लेकिन टेम्स आज भी सुरक्षित है। आपने साबरमती की बात कही, ये बात बिल्कुल सही है कि नदियों के किनारे, आपने बताया कि इजिप्ट में बना हुआ है, टेम्स के किनारे बना हुआ है, पर देखा है उन्होंने मैंने। टेम्स, हाँ, पर उन्होंने टेम्स और नील के शुरुआत से लेकर अंत तक नदी को संवारा है। आप देखिए, क्या साबरमती को इन्होंने अरावली हिल्स से लेकर के खंबात की खाड़ी तक संभाला है। आपने बस छोटे से स्पेस में उसको संभालने की कोशिश की। आपको देखना पड़ेगा कि वो अरावली से निकली हुई है और वो खंबात की खाड़ी तक जाती है, उसकी क्या स्थिति है। अगर आपने उसकी पूरी हेल्थ को अच्छे से देखा है तो वहां कोई दिक्कत नहीं, रिवर बेड में बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, साबरमती में साबरमती का पानी नहीं है। जब किसी को झूला उला झुलाना होता है, तब नर्मदा हम्म, से पानी ला के उसमें डाला जाता है। बिल्कुल। नर्मदा देखिए से क्या है तो कि झूठा कर। एक चीज को याद रखना चाहिए, यदि कोई समाज, कोई हम्म। राजनेता, कोई सरकार ये कहती है कि मैं हम्म। तालाब और नदी का सौंदर्यीकरण कर रही हूँ, इसका मतलब है कि वो आपको धोखा दे रही है और वो उसकी जमीन को कब्जा करना चाहती है। दुनिया की सबसे पवित्र चीज पानी है, जो हर चीज को सौंदर्यीकृत कर देता है। चाहे हम्म। बरसात से बरसने वाला पानी हो, चाहे घर में लोटे का पानी हो, आपके मुंह पे चाहे जितनी काली को, एक लोटा पानी ही उसको साफ कर देता है। तो पानी के सौंदर्यीकरण की कोई जरूरत नहीं है। पानी का सौंदर्यीकरण यही है कि उसको नैसर्गिक, यानी उसका जो नेचुरल आकार है, उसमें उसी को बना रहने रहे। दिया, बिल्कुल। है ना। मैं किसी पक्षी हम्म। को अपने घर में रख लूं, मैं किसी तितली को अपने घर में रख लूं, तो मैं उन पे हम्म। एहसान नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी जो स्वाभाविक उनका जो पर्यावास है, उससे उनको डिटेच कर रहा हूँ। इसी तरीके से पानी है। तो मानसून जो है, मानसून के पर्व, वो पानी के उत्सव है। अभी हम्म। हल छठ होगी, ऋषि पंचमी होगी, बहुला चौथ होगी, है ना। वो हम्म। 108 दातून लाकर औरतें करती हैं, जिससे साल भर उनके दांत सुरक्षित रहे, है ना। बैर मुकैया खाने का एक दिन त्योहार होगा, क्योंकि बरसात में कुछ नहीं मिलेगा तो घर में जो सूखा महुआ बेर रखा उसको खाने का एक पर्व है। 5 दिन पंच अनाज को मिलाकर खाने का पर्व है, जिससे आपका डाइजेशन ठीक रहे। ये क्यों है? हम बरसात को, मानसून को धन्यवाद दें
ये सब आपके कारण हमारे लिए। बिल्कुल। सिंबॉलिक ये जो त्योहार हैं ये इसीलिए हैं ताकि मानसून को धन्यवाद दिया जा सके, लेकिन हमारे पास जो मीडिया उपलब्ध है वो मानसून को डेविल डीमंस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं पंकज जी। ये जलवायु परिवर्तन के लिए डेडिकेटेड रहा। अच्छा हुआ हम लोगों ने इस मुद्दे पर बातचीत की, यहाँ इस मुद्दे पर कहीं कोई बातचीत नहीं। ठीक है, थैंक यू।